नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं और आपके पूछे हुए सवालों के विषय में मेरा ये फर्ज बनता था कि 2 से ढाई महीने आपने यहाँ पर मुझे जो कमेंट किए और मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रही थी। कुछ हमारी घरेलू समस्याएं थी और हमारे फादर इन लॉ के डेथ के कारण मैं उसमें व्यस्त थी। तो ये हमारे कर्तव्यों में आता है और मुझे लग रहा था कि आप लोगों के से मैं रूबरू नहीं हो पा रही हूँ। और कुछ लोगों ने इस तरह के भी सवाल किए कि मैडम, क्या आपने यूट्यूब छोड़ दिया है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा। और यूट्यूब के जैसा प्लेटफॉर्म तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जिससे कि आप अपने विषय को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे से साझा कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं यूट्यूब तो कभी नहीं छोड़ पाऊंगी, चाहे जो भी कर लूँ। ठीक है। तो और आप सब हमारे परिवार हैं, इसीलिए हमारा ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम आपके समक्ष अपनी बातों को रख सकें। ठीक है। तो इन समस्याओं के कारण इन जो परिस्थितियां अभी 2.5 से 3 महीने में बनी हैं, क्योंकि बहुत सारा जिम्मेदारी थी, बहुत सारी, जिसको लेकर मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रही थी। तो और मैं ब्लॉग पे हूँ नहीं जिससे कि आपको अपनी समस्याओं से रूबरू कराऊं, मैं अपने दिनचर्या से रूबरू कराऊं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपको। और बहुत सारे लोगों ने राहु और केतु के विषय में इस दौरान जो है प्रश्न पूछे हैं और उसी विषय को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। ठीक है। तो मुझे भी दुख था, कि लग रहा था कि मुझे भी मेरा यूट्यूब चैनल छूट जाएगा, जिसको लेकर मैं बहुत आहत थी, है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं है और मैं आपको नए नए विषयों से अवगत कराती रहूँगी। तो और मंथली जो प्रेडिक्शन है राशियों के, वो भी मैंने नहीं किया। तो चलिए आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि शनिवार का दिन है और आज मैं राहु और केतु के विषय में आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा इच्छुक मुझे लग रहा था कि मेरे कमेंट में जो स्थितियाँ बनी थी, व्हाट्सएप पे जो स्थितियाँ बनी थी, सबसे ज़्यादा लोगों ने राहु और केतु के विषय में सवाल पूछे हैं। और मैंने अपने प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक उस वीडियो को अपने चैनल पर दिया है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे आपको यही बताना चाहिए। ठीक है। तो चलिए, राहु और केतु के विशेष फलदायित्व के विषय में आज मैं आपको अवगत कराऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि राहु और केतु किस तरह से कार्य करते हैं। जैसे नवग्रह हैं, नवग्रह में राहु और केतु को भी सम्मिलित किया गया है हमारे शास्त्रों में। लेकिन सूर्य से लेकर 7 ग्रह, यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि और शुक्र, ठीक है, ये 7 ग्रह जो हैं, इनके विषय में तो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से वो कार्य करते हैं, किसके साथ उच्च के होंगे, किसके साथ नीच के होंगे, और कहाँ पर बैठे हैं, किसके साथ दृष्टिज और युतिज संबंध बना रहे हैं, तो किस तरह का फल आपको प्रदान करेगा। लेकिन राहु और केतु के विषय में बहुत ही कन्फ्लिक्शन है, बहुत ही ज़्यादा एक लोगों को भ्रम है कि किस तरह से फलादेश उसका हम करें। तो चलिए आज मैं इसी का राज खोलती हूँ, और इसी तरह से अगर आप फलादेश करते हैं तो आपका जो फलादेश है वो बहुत ही सटीक बैठेगा। ठीक है। और उसके विषय में आप बहुत ही अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो राहु और केतु जहाँ भी बैठते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि राहु और केतु जहाँ भी स्थित हों, ठीक है, जिस भावेश से उनका युतिज और दृष्टिज संबंध बनता हो, पहला पॉइंट आपको एकदम से याद होना चाहिए कि राहु और केतु क्या है। ठीक है। राहु और केतु के विषय में अगर आपने समझ लिया तो उससे अच्छा फल हमें कहीं भी जानकारी नहीं मिलेगी। क्योंकि राहु और केतु क्या है, क्विक करने वाले, कार्य को बहुत ही जल्दी करने वाले, त्वरित गति से करने वाले ग्रह होते हैं। ठीक है। क्योंकि हम समझ भी नहीं पाते। अब जैसे केतु है, केतु के पास सर नहीं है तो हम उसके विषय में समझ नहीं पाते। अब जैसे आपके पास दिमाग नहीं, हम कहते हैं ना, बिना बुद्धि का आदमी कैसा कार्य करता है, यार ये तो बुद्धिहीन है। ठीक है। इस तरह के प्रोडिक्शंस हम करते हैं, या फिर जो हमारे समक्ष उपस्थित होता है उसके समक्ष हम इस तरह की बातें करते हैं। तो ठीक उसी तरह केतु भी है, केतु के पास तो दिमाग नहीं है, जिसके साथ बैठेगा उसी तरह का फल वह प्रदान करेगा। जिसके साथ दृष्टिज और युतिज संबंध अगर केतु बनाता है या फिर राहु बनाता है, उसी तरह का फल वो हमें प्रदान करता है। और राहु के विषय में भी आप जानते हैं कि उसने तो बलपूर्वक अमृत का पान किया था। तो राहु ऑब्वियसली बहुत ही बलवान है और बहुत ही समृद्ध है। तो राहु और केतु जिस भाव में स्थित हों, ठीक है, और जिस भावेश के साथ,
ठीक है। अब जिस भाव में स्थित हो, अब जिस भाव में बैठेंगे, यानी 1 से लेकर द्वादश जिस भी भाव में बैठेंगे, अब वहां पर आपको ये देख लेना है कि उस भाव में कौन सा ग्रह स्थित है या फिर किस नंबर की राशि में वो बैठा हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना राहु और केतु के विषय में। ठीक है, भावेश से और किस भावेश से, जिस भाव में बैठा है और जिस भावेश से युति और दृष्टि संबंध बना रहा है। ठीक है, जैसे कि राहु पंचम में बैठ गया, अब वो गुरु से देखा जा रहा है, या फिर शुक्र से देखा जा रहा है, या फिर सूर्य से देखा जा रहा है, या फिर बुध से देखा जा रहा है। यानी कि केतु से तो वैसे भी देखा जाएगा, अगर आप राहु को देख रहे हैं तो केतु दृष्टि डालेगा, अगर केतु देख रहा है तो राहु निश्चित तौर पर उस पर दृष्टि डालेगा, क्योंकि ये अपने से 7वें भाव में राहु और केतु की स्थिति बनती है। 180 डिग्री पर दोनों ग्रह जो है वह संचरण करते हैं हमारे ब्रह्मांड में। ठीक है, तो ये आपने जान लिया कि राहु जिस भाव में बैठता है, जिस भावेश से उसके युतिज और दृष्टि संबंध हो, उसी के अनुसार राहु और केतु फल प्रदान करते हैं। अगर शनि ने देख लिया तो शनि जैसा भी व्यवहार उसके में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मनुष्य है, आप सीधी सी बात समझिए कि हम जिसके साथ बैठे हैं, अगर विद्वान के साथ बैठे हैं तो हमें विद्वता आएगी, जरूर से 1-2 पॉइंट उसकी विद्वता हमारे में ट्रांसफर होगी। और अगर हम चोर के साथ बैठे हैं, स्मगलर के साथ बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर उसकी जो नेगेटिविटी है वो हमको प्रभावित करेगी। ठीक इसी तरह से राहु और केतु या भी कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठे हैं, जिस भाव से, जिस भावेश से वो युतिज और दृष्टि संबंध बना रहे हैं, उसका फल उसी के अनुसार देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट समझ में आ गया। अब मैं दूसरे पॉइंट की चर्चा करूंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर एक पॉइंट को समझना राहु और केतु के विषय में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहु केतु यदि केंद्र में और त्रिकोण पति से युक्त, ठीक है, या दृष्टि हो तो राजयोग कारक हो जाता है राहु और केतु। ठीक है, तो क्या समझा आपने कि राहु और केतु यदि केंद्र में बैठ गए हैं, ठीक है, केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 में बैठ गए हैं और त्रिकोणपति से युक्त हैं। त्रिकोणपति इन द सेंस यानी 1, 5 और 9, इन स्वामियों से यदि युक्त हैं, दृष्टि संबंध बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, वो राजयोग कारक हो जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी ली, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप याद रखिए जब भी आप फलादेश करते हैं या फिर राहु और केतु के विषय में जानते हैं अपनी जनपत्री में या फिर दूसरे की जनपत्री जब भी आप चेक करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यदि त्रिकोणस्थ हो, ठीक है, अब राहु केतु यदि पंचम नवम में हो या फिर लग्न में बैठे हो, ठीक है, अब लग्न में बैठेंगे तो वो सप्तम में बैठेंगे यानी केंद्र में भी बैठेंगे। ठीक है, तो वो भी केंद्र का भी फल वो प्रदान करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है वो नवम और पंचम की है। अगर वो त्रिकोण में बैठे हैं, ठीक है, और यदि केंद्र के स्वामी से युतिज और दृष्टि संबंध बना रहे हैं तो भी अति शुभ फल प्रदान करते हैं। दोनों कंडीशन हो गई, अगर वो केंद्र में बैठे हैं और त्रिकोणाधिपति से संबंध बना रहे हैं, देखे जा रहे हैं, या फिर एक साथ बैठे हुए हैं, तो वो क्या है, राजयोग कारक हो जाते हैं राहु और केतु। लेकिन अगर वो त्रिकोण में बैठे हैं और केंद्राधिपति से देखे जा रहे हैं या फिर संबंध बना रहे हैं, तो क्या होता है, वो अति शुभ फल प्रदान करते हैं अपनी दशा, महादशा और अंतरदशा में, या फिर जिसके साथ बैठे हैं उसकी भी दशा अगर चले तो भी वो अति शुभ हो जाएंगे, राजयोग कारक हो जाएंगे। तो इन 3 पॉइंट 4 पॉइंट को आपने समझा। अब मैं यहाँ पर बताऊंगी कि इस फल के विचार प्रकरण में, जब भी हम इस फल के विचार का प्रकरण उठाते हैं, राहु और केतु के विषय में आप भी उठाते हैं और बहुत सारे लोग उठाते हैं कि अच्छा किस तरह का फल प्रदान करेगा, क्योंकि वो डाउट वाली स्थिति क्रिएट हो जाती है। अगर बृहस्पति साथ में बैठा है तो और बृहस्पति की दशा चल रही है तो हम क्या करते हैं, बृहस्पति के विषय में फलादेश कर देते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ बृहस्पति के विषय में फलादेश कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें राहु चूंकि संबंध बनाकर बैठा है, तो अब जब बृहस्पति के साथ बैठेगा तो वो दोष कारक हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे विचार हमें करने चाहिए कि किस तरह से वो दोष जो है वो प्रकट करेगा कुंडली में दशा, महादशा और अंतरदशा के दौरान।
ठीक है। तो इस प्रकार में राहु और केतु का जो हम फल कहते हैं, तो स्वामित्व पर भी हमें जरूर से विचार कर लेना चाहिए। जब भी हम राहु केतु का प्रकरण उठाते हैं फलादेश के परिप्रेक्ष्य में, तो हमें उसके स्वामित्व का भी फल विचार कर लेना चाहिए। स्वामित्व इन द सेंस, अब राहु अगर पंचम में बैठा है और चूंकि वृश्चिक राशि में बैठ गया, तो मंगल का भी प्रभाव उसके में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पे दृष्टिज और युतिज संबंध के विषय में आपको बताया, लेकिन अगर वह पंचम में बैठ गया है, तो जिस भी नंबर में बैठा है, नंबर इन द सेंस जिस भी राशि के स्वामी के साथ, अब जैसे मेष में बैठ गया तो मंगल का फल दे देगा, वृश्चिक में बैठ गया तो भी मंगल का फल उसमें आ जाएगा, प्रभाव आ जाएगा। बुध के ग्रह यानी 3 और 6 के साथ बैठ गया, 3 और 6 राशि में बैठ गया तो भी उसका प्रभाव उसको मिल जाएगा, यानी 9 और 12 के साथ बैठ गया तो बृहस्पति का प्रभाव उसके में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह सूर्य के साथ यानी 5 नंबर में बैठ गया तो सूर्य का प्रभाव आ जाएगा, और 4 नंबर में बैठ गया तो चंद्रमा का प्रभाव उस पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम राहु और केतु के विषय में फल करते हैं, उसके स्वामित्व को भी देखते हैं, उसके दृष्टिज और युतिज संबंध को भी हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमें देखना ही चाहिए, तब हम सूक्ष्म फलादेश के लिए आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जो 5वां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके विषय में हम यहाँ पे बताएंगे कि राहु को कन्या और कुंभ राशि का स्वामित्व प्राप्त है। ठीक है, इसको हमें स्वामी समझना ही चाहिए। ठीक है, ये जो विषय है, क्योंकि हमेशा हम राहु को सिर्फ कन्या और मिथुन का ही समझते हैं, लेकिन राहु जो है वो कन्या और कुंभ राशि का स्वामित्व उसे प्राप्त है। उसके बाद हम केतु के विषय में आएंगे, क्योंकि जब हम स्वामित्व को जान लेंगे, जैसे बृहस्पति किसका स्वामी है, बृहस्पति कुंभ और धनु और मीन का स्वामी है, तो हमें पता है कि वो उसका स्वामी है। इसी तरह से राहु और केतु के स्वामित्व के विषय में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, और मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी राहु केतु से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं रह जाएगा। ठीक है, और केतु को मीन और सिंह का स्वामित्व जो है, आधिपत्य जो है वो प्राप्त है। केतु अगर सिंह राशि में बैठ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो मंगल का भी प्रभाव लिए होता है। ठीक इसी तरह से वो मीन का भी उसके पास प्रभाव, यानी गुरु में ही उच्च का वो हो जाता है, कि क्योंकि सूर्य का आधिपत्य है, तो सूर्य और बृहस्पति एक साथ बैठ के ये बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं। तो केतु को मीन और सूर्य का आधिपत्य जो है वो प्राप्त है। तो इस नियम को आप जरूर याद रखें, जब भी आप किसी के भी बर्थ चार्ट को एनालाइज करते हैं तो इस नियम को याद रखेंगे, इस नियम को ध्यान देंगे, तब आपका जो फलादेश है वो बहुत ही सूक्ष्म और सटीक होगा। तो हमेशा ही इसके दृष्टिज और युतिज संबंध को ध्यान रख लें, उसके स्वामित्व को ध्यान रख लें। ठीक है, तीसरा पॉइंट है। और उसके बाद वो केंद्र में बैठा है, त्रिकोण से संबंध बना रहा है, या फिर त्रिकोण में बैठा है, केंद्र संबंध बना रहा है, तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फलादेश में। और आपको आधिपत्य के विषय में भी मैंने बता दिया कि किस तरह से राहु किन ग्रहों के साथ आधिपत्य बनाएगा, किस राशि के साथ, और इसी तरह से केतु किसके साथ आधिपत्य बनाएगा। और इस तरह से अगर आप फलादेश करते हैं तो बहुत ही सुंदर और सटीक फलादेश आप कर पाएंगे। तो जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट करके यहाँ पे 2 से ढाई महीने में पूछा है, सबसे ज़्यादा वीडियोस पे कमेंट जो आए हैं वो राहु केतु के विषय में आए हैं, और इसमें बहुत सारा कन्फ्लिक्शन भी होता है, हमें भी डाउट होता है जब हम फलादेश करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, और हमें आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।